डियर स्टूडेंट, सबको आवाज आ रही है मेरी? चलिए, मैंने आपको कहा था कि हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे, उससे डाउट भी क्लियर होगा, आपका रिवीजन भी होगा। तो आप अगर मैं नोट्स बनाते हैं अच्छे से तो आप अलग से पेज पर लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। ड्यूरिंग depression of freezing point in a solution, the following are in equilibrium. A option, liquid solvent, comma solid solvent. Liquid solvent, solid solute. Liquid solute, solid solute. Liquid solute, solid solvent. देखिए, हम लोग बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन को भी सीखेंगे और चलिए, ड्यूरिंग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन अ सॉल्यूशन द फॉलोइंग आर इन इक्विलिब्रियम। नहीं, वीडियो फ्रीज कहाँ हो रही है भाई? भाई सबको वीडियो क्लियर आ रही है? ठीक है, आपकी तरफ से प्रॉब्लम होगी भाई, क्या बात कर रहे हैं? आपकी तरफ से प्रॉब्लम होगी, जिसको प्रॉब्लम हो रही है आपकी तरफ से। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी 2 क्लास के बाद मैं भी आजम सर की तरह मैं पैड पर लिखूंगा तो और साफ दिखेगा और प्रॉब्लम भी नहीं होगी। मैंने पैड मंगवा, अमेज़न से मैं मंगवा रहा हूँ राइटिंग पैड, उसी पर आप क्लास होगी इंशाल्लाह। तो 3 क्लास के बाद ऑर्डर दे दिया, देखिए कब आता है, 11 को 12 को आ जाएगा। चलिए अब आंसर शुरू कीजिए हम लोग जल्दी से। इसको अलग कॉपी, अलग पेज में आप लिखिए, क्योंकि हमें हर चैप्टर की अच्छे से तैयारी करनी है। 11th की तरह, हाँ 11th में टाइम कम रहता है, 12th में है कि हर चैप्टर के, हाँ जी, वेरी गुड अमीन रहमान, ए ऑप्शन इज करेक्ट। जिसने सी दिया है ये फैजान आलम, तो कुछ पढ़ता होता तो है नहीं, समझा कि नहीं? डिप्रेशन, जब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन में बताया गया था कि नहीं? अब तक रिवीजन कीजिए, ग्राफ वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर याद कीजिए। बताया गया था ना वो टेम्परेचर जहां पर दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो जाए, सेम। याद रखिए, लिक्विड और सॉलिड इक्विलिब्रियम पे होता है। और इसका नाम क्या मैंने लिखा था? सॉलिड, और दूसरा नाम लिखा था फ्रोजन सॉल्वेंट। फ्रोजन सॉल्वेंट है, ये क्या था? लिक्विड। इसलिए याद रखिए, लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट। फ्रोजन सॉल्वेंट, आइस, फ्रोजन सॉल्वेंट को ही आइस कहते हैं। बताइए सबको समझ में आया? ये आसान था, आपको बताया गया था। बताइए कोई डाउट है इसमें?
दिस इज इंपॉर्टेंट। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब ही हुआ कि वो टेम्परेचर जहां पर लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के बराबर है। सॉलिड का मतलब क्या है? फ्रोजन सॉल्वेंट। बताइए, क्लियर हुआ? पहला ऑब्जेक्टिव सबको क्लियर हुआ? पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ? जल्दी बोलिए। अबीर नकवी, अबीर नकवी आपकी पहली क्लास इससे पहले भी आती थी। अबीर नकवी पहली क्लास है आपकी कि आप आ रही हैं लगातार रेगुलर। अबीर नकवी प्लीज रिस्पॉन्स। याद रखिए कि वो टेम्परेचर, तो ये आपको ये दिस इज इंपॉर्टेंट। इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के फॉर्म में लिखते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी अबीर नकवी? पूरा इससे पहले वाली क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की देखी थी, तो आप क्यों नहीं आ रही थी? आपको आना चाहिए ना। समर फील्ड्स में है आप? समर फील्ड में MWF में आती थी, पहले रो में बैठती थी, पहले और दूसरे में। वही अबीर नकवी हैं आप? अच्छा चलिए, कोई बात नहीं है। मेरा नंबर आपके पास है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, मेरा व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा। ज्यादा प्रॉब्लम देखिए, अभी हम लोग 20 से 25 मिनट सॉल्यूशन चैप्टर, इसका पेज अलग बना लें, अलग से पेज बना लें, बाद में नोट्स लगा लेंगे। हम लोग 20-25 मिनट के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो, ये वाला एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपके मेन बैच में मिस हो गया था। दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। लिखो 0.6 ml of acetic acid has density 1.06 gram per ml. If acetic acid dissolve in 1 liter, हाँ कंसेप्ट तो मैं समझा चुका था, 1 liter of water shows depression in freezing point, depression in freezing point 0.0205 degree Celsius. Calculate the डिसोसिएशन कांस्टेंट। याद कीजिए, डिसोसिएशन कांस्टेंट का एक क्वेश्चन मैंने कराया था। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, K फॉर वाटर 1.86 केल्विन kg पर मोल। और प्लीज टीचर का साथ दीजिए आप लोग भी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ के आना कल भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 8:45 में क्लास होगी। शुरू का 20 से 25 मिनट सॉल्यूशन का रिवीजन होता रहेगा। और टीचर का साथ दें, बाद में बहाना नहीं, हमको ये नहीं। अब कितना क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसी से आपकी थ्योरी मजबूत होगी, आपके मन में जो डाउट होगा वो दोबारा क्लियर होगा। डाउट तभी क्लियर होते हैं जितना आप क्वेश्चंस कीजिएगा, डाउट क्लियर होगा। याद रखिए, बाकी बाद में बहाना नहीं, हम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। पर डे के लिहाज से जो लेक्चर दिया जाए, आधा घंटा आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को दीजिए पर डे, जो पढ़ाया जाए, और 1 घंटा वक्त पीछे का रिवीजन कीजिए सॉल्यूशन चैप्टर।
बाकी आप जितना पढ़ना चाहते हैं वो आपके सेल्फ स्टडी पर है। मैं इसमें आपको ऑब्जेक्टिव नहीं दिया हूं, उसके बाद वाले क्वेश्चन में मैं ऑब्जेक्टिव शुरू करूंगा। चलिए मैं सॉल्व करता हूं, सारे लोग ध्यान दें। देखिए सारे लोग ध्यान दीजिए, आपको बताया था मैंने, याद होगा शायद सबको कि के का फॉर्मूला याद है सबको, सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। याद आया कि नहीं? और मैंने लिख दिया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिए। इस चैप्टर के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो अब आपको बताइए, के निकालने के लिए सबसे पहला काम अल्फा, और अल्फा निकालने के लिए सबसे पहले हम आई निकालेंगे। तो देखिए इसमें हम आई को निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू केएफ इंटू एम। डेल्टा टीएफ 0.0205, अगेन डेल्टा टीएफ डिग्री सेल्सियस में है, तो यही केल्विन भी हुआ, कोई कन्वर्जन नहीं। आई मालूम नहीं 1.86। और ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि मास ऑफ सॉल्यूट आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है। तो कैसे निकलेगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। देखिए लिखा हुआ है ना 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड, वो जो वॉल्यूम और डेंसिटी दिया हुआ है वो एसिटिक एसिड का दिया हुआ है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, ध्यान दीजिए। ये ग्राफ मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो 1 लीटर है, याद रखिए। और यहाँ पर 1 kg, चूंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है, जितना वाटर का मास होगा उतना ही वाटर का वॉल्यूम होगा। तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ 1 kg बराबर है 1 लीटर के। तो गिवन मास बाय मोलर मास, तो देखिए 0.636 60 मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg, ये 1 kg में है, देख लीजिए। तो इसको सॉल्व करके हम आई निकालेंगे। ये सब आप सीख चुके हैं, 0.636। चलिए लिखिए सारे लोग, मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं। 0.0205 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 1.86 डिवाइडेड बाय 636, 1.39 मतलब 1.4 आई इज इक्वल टू 1.039, आप 1.04 ले लीजिए। सारे लोग बताइए यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए सारे लोग ध्यान दीजिए, अब हमें जब आई निकल गया तो दूसरा स्टेप अल्फा। आपको मालूम है कि एसिटिक एसिड स्कूल लेवल पर, जब स्कूल लेवल पर आएगा क्वेश्चन तो आप डिटेल में कीजिएगा, वरना आपको शॉर्टकट तो मालूम ही है, 1 0 0 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। स्कूल लेवल में भी अगर ऑब्जेक्टिव रहे तो आप डायरेक्ट बनाइए, शॉर्टकट से बनाइए। तो आई इज इक्वल टू, याद है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, कैंसिल, आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। और शॉर्ट ट्रिक्स क्या था? आई इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1, तो 1 प्लस अल्फा n की वैल्यू क्या है? 2। तो आप ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट कर लेंगे, लेकिन स्कूल के एग्जाम में विदाउट ऑब्जेक्टिव रहे तो पूरा डिटेल में करेंगे। 1.04 1 प्लस अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 0.04। अब देखिए अल्फा जब निकल गया तो अब सी निकालिए, सी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, 0.636 बाय 60 इंटू 1। इसको सॉल्व कीजिए, 0.01 मोल पर लीटर।
अब आपके पास के है सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा 0.01 0.04 का होल स्क्वायर 1 माइनस 0.04, या आप डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हैं 0.04 का होल स्क्वायर। पहले बताइए ये आपका रिवीजन हुआ, सबको समझ में आया? अरे बोलिए बोलिए, सबको समझ में आया कि नहीं? हाँ प्लीज। इसीलिए आप लोग भी हर चैप्टर को कमांड के साथ पढ़ें, वो मेरी जिम्मेदारी है। बस आप घर पर सेल्फ स्टडी कीजिए खूब, कि आपको इतना पढ़ लीजिए, इतनी दफा पढ़ लीजिए कि आपको रिवीजन करने में एक चैप्टर में 1 घंटा से ज्यादा वक्त ना लगे। तो अच्छे स्टूडेंट की पहचान यही है, और ये किस्सा साल भर रहेगा। हम लोग ये रिवीजन, ये डाउट आई कैसे निकालते हैं, ये कैसे लिखते हैं, ये सब आपका रिवीजन हो रहा है। बताइए लिख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़ाऊं, आगे बढ़ूं? बताइए लिख लिया आप लोगों ने? यस, थैंक यू वेरी मच। अब मैं एक ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं आप लोगों के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर बनाएंगे। चलिए एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे देता हूं मैं। क्वेश्चन कीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सब का आंसर आना चाहिए सही सही। विच ऑफ द फॉलोइंग aqueous which of the following aqueous 1 molar solution have highest freezing point? Highest freezing point, number 1 यूरिया, नंबर 2 BaCl2, सी आपके पास है पोटेशियम ब्रोमाइड, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम सल्फेट। आराम से। Which of the following aqueous 1 molar solution है? 1 मोलर का मतलब सबकी मोलालिटी सेम है। गुड, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, याद रखिए अगर फ्रीजिंग पॉइंट 7, चूंकि यूरिया में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है 1, यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 5, तो डेल्टा टीएफ किसका ज्यादा होता है? डेल्टा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछता तो बताओ क्या आंसर होता? डेल्टा टीएफ किसका ज्यादा है? तो डी का है। वेरी गुड, वेरी गुड। जो कि हाँ याद है, मैंने पढ़ाया था आपको, फ्रीजिंग पॉइंट का भी ऑर्डर पूछेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा किसका है? क्योंकि जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाएंगे फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, इसलिए कंफ्यूज मत हो, ये कंसेप्ट सिखाया था आपको। हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पर पूछ रहा है हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं पूछ रहा है। तो जितना नंबर्स बढ़ेगा फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, तो सबसे कम इसका होगा, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम, मतलब डेल्टा टीएफ मैक्सिमम। और यहां क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट इज हाईएस्ट, और दूसरी मीनिंग डेल्टा टीएफ इज मिनिमम। तो देखिए इससे आपका, अगर भूल गए होंगे तो आपका रिवीजन हो गया। चलिए बताइए
बताइए सबको समझ में आया? बताइए कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है? सच सच बोलिए। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आपको इंशाल्लाह मजा आएगा, इससे आपका रिवीजन होता रहेगा। चलिए चलिए माशाल्लाह। एक और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यकीन जानिए ये बहुत सारे स्कूल में भी पूछा जा चुका है और आईआईटी में भी पूछा है, आसान। तो अब देखिए सारे लोग, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये भी न्यूमेरिकल देंगे, लेकिन कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी करना चाहिए। देखिए, व्हेन मर्क्यूरिक आयोडाइड HgI2 is added to aqueous solution, ठीक है, aqueous solution of Ki, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है then which statement is correct, which statement is correct? A option, freezing point is reduced. B option, freezing point is raised. C, freezing point is unchanged. D, boiling point is unchanged. बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और मैं इस पर थोड़ा सा अच्छे से समझाऊंगा, पहले आप लोग ध्यान दीजिए। इसको बोर्ड लेवल में भी पूछा जा चुका है, याद रखिए। और एक बात याद रखिए, थ्योरी वाले ऑब्जेक्टिव को तो और अच्छे से पढ़ना, उससे क्या फायदा होता है कि थ्योरी और मजबूत होगी। न्यूमेरिकल भी हम करवाएंगे, सब मिक्सअप रहेगा और रिवीजन होता रहेगा, लेकिन थ्योरी से और क्लियर होता है कंसेप्ट। चलिए मैं आपको समझाता हूं, सारे लोग ध्यान दीजिए, एकदम सारे लोग अपना आंसर आपने लिखा, अच्छी बात है, गौर से सुनिए अच्छे से। पहली बात, इस पर प्रैक्टिस की जरूरत है। HgI2 ये सॉलिड है, 2Ki एक्वस है। पहली बात जानते हैं आप, ये आपको जो बनेगा K2Hg आपको I4 बनेगा, समझा कि नहीं? ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, पहली बात। आप गौर से सुनिए, एकदम मैं डिटेल में अच्छे से लिखाऊंगा कि कभी भी आप पेज खोलें तो आप भूलें नहीं। पहले 2 मिनट आप सारे लोग देखिए, अगर मगर नहीं करना है, ये याद ध्यान दें। समझ बात आ रही कि नहीं? आप देखिए, ऑन एडिशन ऑफ, गौर से सुनिए, ऑन एडिशन ऑफ HgI2 इसमें इन added on addition of HgI2 in aqueous solution of Ki। अब ब्रैकेट देखिए, गौर से सुनिए, Ki आयनिक कंपाउंड है, गौर से सुनिए अच्छे से, आयनिक कंपाउंड है ये, और कितने पार्टिकल होंगे? 2 पार्टिकल होंगे, 2 पार्टिकल, एक ये और एक ये। अब यहाँ रिएक्शन में देखिए, 2 दूना 4, तो आप कितने टोटल हो जाएंगे? 4 पार्टिकल्स। तो जब 4 पार्टिकल्स होंगे
तो याद रखिए इज कन्वर्टेड, और से सुनिए एकदम मैं डिटेल में लिखा रहा हूं, कन्वर्टेड टू K2HgI4। और आपको मालूम है इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होगा भाई? 3, 2 और 1 3। तो आप बताइए सारे लोग, तो गौर से सुनिए क्या हो गया इससे ऐड करने से? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीजेस। समझ बात आ रही कि नहीं? तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज किया तो पहली बात कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिक्रीज। तो यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट की बात होगी। तो जब पार्टिकल घटता है तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? रेस्ट। तो मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया। यहां ध्यान दें कि आपको कैसे करना है क्वेश्चंस। अब बताइए जो मैंने एक्सप्लेन किया सबको समझ में आया? जल्दी बताइए। और किस लोगों ने अनचेंज्ड क्यों लिखा? अनचेंज्ड, अरे कौन है? कौन है? ये अल्लाह खोल के आइए ना जल्दी क्लास। ओ सॉरी, ओ माय गॉड। नाश्ता आया है, नाश्ता। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह अल्लाह बहुत अच्छी अच्छी चीज आई है भाई। खजूर पहले मैं खा रहा हूँ, खजूर। अरे सब हाँ, सारे लोग बोलिए। अरे माशाअल्लाह बाद में बोलना, पहले ये कंसेप्ट बताओ। कंसेप्ट समझ में आया? हाँ, हो सकता है यहाँ देखो, हो सकता है तुमसे पूछे, गौर से सुनो, सारा कुछ लिख लो। जब ये पूरा क्वेश्चन रहे तो अदर इंफॉर्मेशन, बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस, डेल्टा टी भी कम होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होगा, सब कुछ लिख लो। वेपर प्रेशर भी कम होगा, RLBP भी कम होगा। क्यों? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, ये सब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। समझ बात आ रही है? हो सकता है फ्रीजिंग पॉइंट का ना पूछ के ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ दे। याद रखो ऑस्मोटिक प्रेशर भी डिक्रीज, डेल्टा टीवी भी डिक्रीज, RLBP भी डिक्रीज। अब वेपर प्रेशर भी घटेगा, सॉरी वेपर प्रेशर, नंबर ऑफ पार्टिकल घटे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। समझ में बात आ रही है? बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा, डेल्टा टीवी भी घटेगा। बोलो बोलो, सबको समझ में आया अच्छे से? जल्दी बोलो। चलो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर आओ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चलिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको ये समझना, गौर से सुनिए। हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा उस पर मैं 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे रहा हूं कि कितना स्टूडेंट का बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। समझ रहे हो? फिर हम नई चीज की तरफ बढ़ेंगे। इसलिए लोगों से गुजारिश है कि ये बेसिक क्वेश्चन पर ध्यान देंगे।
चलिए क्वेश्चन लिखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। व्हाट फॉलोज इन द इंटरनल, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, इंटरनल सर्किट ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। ए ऑप्शन आयन, बी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन, सी ऑप्शन इलेक्ट्रिसिटी, डी ऑप्शन एटम। इससे आपका बेसिक क्लियर होगा कि मैं देखना चाह रहा हूं कि सबका कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, और अगर क्लियर नहीं होगा तो हम क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। चलिए आंसर आंसर माशा, खदीजा का देखिए कितना जबरदस्त है, ABC माशाल्लाह। खदीजा आप कुछ नहीं पढ़ा, आपने कुछ नहीं पढ़ा। हाँ चलिए चलिए। बिलाल तुम रेगुलर नहीं हो अपने बैच में, बिलाल तुम कल नहीं आए थे, मैं आजम सर नहीं हूं, ये मत समझना मैं एक एक बच्चों पर PhD करता हूं, PhD। तुम्हारी क्लास रेगुलर नहीं हो रही है, तुम कल भी नहीं आए थे। क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस या नो टाइप करो। बिलाल रेगुलर रहिए आप, प्लीज रेगुलर रहिए। आप सुनिए अच्छे से, इस बात पर मत रहिए सुस्ती कायली कि अरे वीडियो लेक्चर डाउनलोड होता देख लेंगे। इस तरह के आपके तो यूट्यूब पर तो लाखों लाखों हैं। लाइव क्लास, और उसमें भी इंबेसाज साहब की लाइव क्लास, उसका मजा कुछ और है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए सुनिए अच्छे से कि बिल्कुल ए ऑप्शन इज करेक्ट। देखो बेसिक चीज है, अगर आप पूरा ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं गैल्वेनिक सेल की डिफिनेशन है, ये सब नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह, सबका आंसर सही है एक आध को छोड़कर। देखो दोबारा मैं रिवीजन करा देता हूं जिनको डाउट है। ये था आपका एक्सटर्नल सर्किट, वायर के थ्रू जुड़ा हुआ है और इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में करंट। ये भी एक क्वेश्चन आया था, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, मैं नाम नहीं बोलूंगा, बस बोलूंगा जिनका नाम के से है। उन्होंने पूछा था इलेक्ट्रॉन इधर है तो करंट इधर क्यों है? अल्लाह अकबर, मैं नाम नहीं बोल रहा हूं। इलेक्ट्रॉन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है, ये मैंने दोबारा रिपीट करा दिया, मैं नाम नहीं बोला। अब सुने अच्छे से, ये एक्सटर्नल सर्किट है, लेकिन आपको बताया गया था ना कि ऐसे जब करेंगे तो करंट बनेगा सर्किट और उसी वक्त करंट जीरो हो जाएगा। तो इसको कंप्लीट करने के लिए क्या लगाते हैं? सॉल्ट ब्रिज। दिस इज सॉल्ट ब्रिज। और जहां पर आपने नोट्स में बनाया होगा ना नोट्स, इसका याद रख लीजिए हमेशा, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ हाफ सेल, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ हाफ सेल, सुनो अच्छे से, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ हाफ सेल प्लस सॉल्ट ब्रिज मिलकर इंटरनल सर्किट बनाएगा। और इसमें क्या मूव करा था? आयंस, याद आया? चार्ज को न्यूट्रलाइज किया गया था। इंटरनल सर्किट, हाँ कोई पूछे एक्सटर्नल में क्या मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये नहीं पूछ रहा है। हाँ, कोई जरूरी नहीं कि KCL लेंगे। राशिद तुम चुपचाप बैठो, चुपचाप बैठो। KCL गुंडा, KNO3 KCL NH4Cl NaCl NH4NO3
कुछ भी ले ले, तो KCL लिख रहा है, बड़ी मोहब्बत है इनको, KCL से मोहब्बत है तेरे पूरे। यहाँ देख, अब समझ में आया खदीजा? सुने अच्छे से, सेल में तो सब हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, करंट मूव कर रहा है, आयंस मूव कर रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा? इंटरनल सर्किट ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा कि भाई आप क्या कह रही थी, क्या टीचर पूछ रहा है कुछ तो कह रही थी, तो आयंस मूव करेगा ये पूछा इंटरनल सर्किट में। आवाज आ रही है? दिख रहा है सबको? दिख रहा है? जल्दी बताएं, लिख लें ये। और जहां पर डायग्राम बनाया वहां पर लिख लें इलेक्ट्रोलाइट ऑफ हाफ सेल प्लस सॉल्ट ब्रिज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक और है, उसमें भी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और उसमें और से सुनिए अच्छे से। तो देखिए उसके बाद हम आपको नया कंसेप्ट सिखाएंगे। तो देखिए सारे लोग ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 2, द डिफरेंस, बेसिक कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन the electrode of between the electrode of between electrode potential, what सही रहेगा, between electrode potential of two electrode, between the two electrode when no current is drawn through the cell is A option cell potential, B option cell EMF, C option potential difference, D option cell voltage। देखिए अब मैं इस पर एक थ्योरी आपको मैं सिखाऊंगा और ये फिजिक्स में भी आप पढ़िएगा। 1 मिनट। वेरी गुड, वेरी गुड।
अब सुनिए अच्छे से, बी ऑप्शन इज सही। आप सुनिए, यहाँ पर आप गौर से सुनिए लेक्चर को 5 मिनट अच्छे से। हम लोग बोल देते हैं समझने के लिए। मैंने आपको लिखवाया था सेल पोटेंशियल और ऑब्लिक करके मैंने टॉपिक में लिखाया था ईएमएफ। और आप फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़िएगा, दोनों में डिफरेंस है। अब ध्यान दें, यहां पर अपना नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा, गौर से सुनिए। कोई जो बैटरी बनती है ना, गौर से सुनिए, तो ईएमएफ कांस्टेंट रहता है, पोटेंशियल टाइम के साथ साथ डिक्रीज होता है। इसलिए आप देखते हैं रिमोट वगैरह जब नहीं चलता तो आप हाथ पर उसको मारते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बाय चांस कभी कभी चलने लगता है। लेकिन वहां आपको ये समझना है, तो स्टूडेंट को कंफ्यूजन है लोगों को, कि वो वहां ईएमएफ कांस्टेंट है, वो इसलिए नहीं चल रहा कि पोटेंशियल लगातार घटता रहता है। और याद रखिए अच्छे से, अगर कोई वर्ड कहे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 2 इलेक्ट्रोड इन गैल्वेनिक सेल, सिर्फ ये बोले, जिसको सेल पोटेंशियल कहते हैं, जो आपको लिखाया गया। ईएमएफ जो यहां पर मेजर किया जाता, फिजिक्स में भी पढ़िएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। EMF is calculated at null point when current is 0. क्यों, ऐसा क्यों भाई? देखो गौर से सुनो, यहां पर गैल्वेनोमीटर है, ध्यान देना अच्छे से, उसके बाद मैं फिर डाउट लूंगा। तो जब करंट शुरू होता है तो ये जो निडल होती है वो डिफ्लेक्ट होती रहती। मान लीजिए ये 5 तक पहुंच गया, जैसे करंट 0 होगा तो 5 पर रुक जाएगा, तो ये एक्यूरेट वैल्यू हुआ। फिजिक्स में पढ़िएगा, वाई पोटेंशियोमीटर, एक होता है गैल्वेनोमीटर, दोनों का काम एक है। फर्क ये है कि पोटेंशियोमीटर नल पॉइंट पर जब करंट 0 होता है तब निकाला जाता है, उससे क्या होता है कि एक्यूरेट वैल्यू आती है। अब वोल्टामीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है जब करंट कुछ ना कुछ हो, उससे क्या होता है, वो इंटरफेयर करेगा तो सही से वैल्यू नहीं आएगी, ये एक्यूरेट वैल्यू देता है। तो मैं ये समझा रहा था, और से सुनिए अच्छे से, सेल पोटेंशियल, इसलिए कंक्लूजन लिखिए और टॉपिक डाल लीजिए डिफरेंस बिटवीन, लिखिए इधर, डिफरेंस बिटवीन सेल पोटेंशियल एंड ईएमएफ। पहला पॉइंट, द पोटेंशियल डिफरेंस, लिखिए, दोबारा लिखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस, टॉपिक डाल लीजिए, बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of 2 electrode in galvanic cell is called cell potential, जो मैं आपको लिखा चुका। अब आइए सेकंड पॉइंट, द पोटेंशियल डिफरेंस between electrode potential of 2 electrode in galvanic, कोई भी सेल हो, यहां पर गैल्वेनिक की बात हो रही है, गैल्वेनिक सेल, when no current is drawn by the cell is called EMF या सेल EMF। याद रखो, बैटरी में जो EMF लिखा रहता है, गौर से आप पूछना, डाउट पूछोगे आप तुम लोग, पहले गौर से सुनो। ये पहले 2 पॉइंट सबको समझ में आया कि नहीं? हम लोग जल्दी में बोल देते हैं, सेल पोटेंशियल EMF।
लेकिन देखो थ्योरी में डिफरेंसेस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऐसे सब का आंसर सही था। फिर भी ये याद रखो कि ईएमएफ जो होता है वो नल पॉइंट पर कैलकुलेट किया जाता है। सैचुरेशन जब हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा, तो वहां जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो ईएमएफ होता है। किसी भी बैटरी की ईएमएफ कांस्टेंट होती है। इसलिए आप देखते हैं कि कोई जो बैटरी होती है डिफिनिट टाइम के बाद काम करना बंद, इसलिए सब पे देखिएगा बैटरी पर लिखा रहता है 1.5 वोल्ट, इस तरह वैल्यू लिखी रहती है। टाइम के साथ साथ पोटेंशियल डिक्रीज होता है, ईएमएफ कांस्टेंट रहता है, क्योंकि उसकी वैल्यू मेजर करके लिख दी जाती है। बताइए सबको समझ में आया दोनों में माइन्यूट डिफरेंस? ये अल्लाह बोलिए ना कुछ जल्दी से, पक्का बोलिए, अच्छे से समझ में आया? हाँ, तो ये जरूर लिख लीजिए। तो हो सकता है आपके स्कूल के एग्जाम में आज से, एक मिनट, चूंकि देखो मेरे पास एक और मोबाइल अभी नहीं है, तो मैं अभी सही से, मैं 1 मिनट रुक जाओ। एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, क्योंकि मोबाइल से मैं मैसेज नहीं देख पा रहा हूँ। चलो 1 मिनट। हाँ, किसी ने डाउट पूछा था, मैंने देखा नहीं, जल्दी से डाउट पूछो तो प्लीज, जल्दी से डाउट पूछो, मैं देख नहीं पाया था। आप किसी को डाउट है तो मैसेज करो। किसी को डाउट है तो प्लीज मैसेज करो, सेल पोटेंशियल और ईएमएफ में, मैं देख नहीं पाया था। मरियम बानो, रिचार्जेबल बैटरीज का ईएमएफ, तो हाँ देखो गुड्डू चौहान, पहला तो गुड्डू चौहान, रिचार्जेबल बैटरी को हम सेकेंडरी सेल कहते हैं, वो आप पढ़िएगा लास्ट टॉपिक, एक होता है प्राइमरी सेल, एक होता है सेकेंडरी सेल। लेकिन चाहे रिचार्जेबल बैटरी भी हो तो एक वक्त तक काम करती है। जैसे तुम देखोगे गाड़ी सब में जो बैटरी होती है वो रिचार्जेबल होती है, इस्तेमाल करते रहो, लेकिन वो भी तो टाइम के बाद खत्म हो जाती है ना, तो उसकी बात तो बाद में करेंगे, वो तो लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ऑब्वियसली सेल पोटेंशियल की जो हाँ यस, ईएमएफ की जो है, ऑब्वियसली ईएमएफ जितना ज्यादा होगा बैटरी ज्यादा चलेगी, इसलिए अभी आप टॉपिक भी पढ़िएगा, ईएमएफ और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसका ज्यादा होगा उसका ईएमएफ ज्यादा होगा और बैटरी ज्यादा होगी। तो किसी भी बैटरी की जो लाइफ पीरियड है वो ईएमएफ पर डिपेंड करती है। ओके,
तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस हम कांस्टेंट नहीं कर सकते। पोटेंशियल डिफरेंस करंट जब चलता रहता है, पोटेंशियल आप मेजर करते रहते हैं। आप नल पॉइंट पर जैसे करेंगे तो वो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ कहलाएगा। फिजिक्स में पढ़िएगा, आई नो फिजिक्स, वहां आएगा V is equal to E plus IR and V is equal to E minus IR। और करंट जब जीरो होगा तो V is equal to E। आई नो फिजिक्स। दिस इज चार्ज, जब सर्किट चार्ज, जब करंट हो रहा चार्जिंग में, ये जिस चार्जिंग में ये करंट जब जीरो होगा तो देखो E is equal to पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन करंट इज जीरो। तो यही है, दोनों में डिफरेंस है, यूनिट तो सेम है। तो आई नो फिजिक्स, या पढ़िएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में V पोटेंशियल कहते हैं, E ईएमएफ कहते हैं, I करंट है, R इंटरनल रेजिस्टेंस है। समझा? कैपिटल R जो होता है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है। फिजिक्स में पढ़िएगा 12th के फिजिक्स में। क्योंकि जब मैं दिल्ली आया था तो फिजिक्स का भी होम ट्यूशन और मैथ और केमिस्ट्री तीनों पढ़ाता था, इसलिए मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है चार्जिंग में, डिस्चार्जिंग में करंट जीरो। तो ये पहले बताओ, ये अच्छी बात सबको समझ में आ गई, थ्योरी मजबूत हो गई। आज के 2 क्वेश्चन से थ्योरी मजबूत हो गई कि नहीं, जल्दी बोलो। ठीक है, इसको तुम लोग अच्छे से लिख लिए। चलो अब हम एक बहुत अच्छा टॉपिक अब हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, टॉपिक डालो, चलो एक थ्योरी पढ़ते हैं, नया टॉपिक, नया टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। ये बहुत मिसलेनियस टॉपिक है और आप देखिएगा एनसीईआरटी के पहले ही या दूसरे पेज पर है। वो उस वक्त नहीं पढ़ाया गया, अब पढ़ाने पर समझ में आएगा। और इस पर आईआईटी नीट सब में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा चुका है। टॉपिक डालो, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज ऑन ईएमएफ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योरी को मजबूत करो, समझा? ये नया टॉपिक मैं अब पढ़ा रहा हूं, सारे लोग ध्यान देना कि इफेक्ट ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल वोल्टेज ऑन ईएमएफ। समझ में बात आई सबको? तो अब देखो एक्सटर्नल वोल्टेज कैसे अप्लाई किया जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूं। एक क्वेश्चन मैं करके पहले बताता हूं, क्योंकि जब मैं डाटा लिखूंगा, इधर सुनो अच्छे से। पहला पॉइंट लिखो, सारे लोग पहला लिखो, द गैल्वेनिक सेल having copper and zinc rod, तुम पर zinc rod in their respective salt solution is called Daniell cell, is called Daniell cell। अब सुनो, डैनियल सेल और गैल्वेनिक सेल में फर्क समझो अच्छे से। ये देखो प्लीज, एक मिनट इधर देखो, यहां पर रॉड कोई भी लो, सिल्वर ले सकते हो, लेकिन सबसे कॉमन एग्जांपल जो लिया जाता है कॉपर रॉड, CuSO4 रेस्पेक्टिव सॉल्ट सॉल्यूशन, याद है ना? मेटल रॉड को उसके आयंस के सॉल्यूशन में रखेंगे। तो इस गैल्वेनिक सेल को डैनियल सेल कहते हैं। मतलब क्या हुआ, हर डैनियल सेल गैल्वेनिक सेल है, लेकिन हर गैल्वेनिक सेल डैनियल सेल नहीं है। ये गैल्वेनिक सेल भी है और ये डैनियल भी है। वो गैल्वेनिक डैनियल कब कहलाएगा, जब कॉपर और जिंक रॉड को उसके रेस्पेक्टिव सॉल्ट सॉल्यूशन में रखेंगे। तो समझ में बात आ रही है कि नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड, बोलो बोलो बोलो, आया समझ में? हाँ, अच्छी बात है। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट और से सुनो। हाँ, सेकंड पॉइंट,
हाँ कोई भी रॉड, जैसे देखो मैं बताता हूँ, मान लो ये सिल्वर रॉड है, AgNO3 लिए, कॉपर रॉड है, CSO4 लिए। अब ये गैल्वेनिक सेल तो होगा, डैनियल सेल नहीं होगा, लेकिन ये शर्त है सब में कि जिसका रॉड लोगे उसी का आंसर लोगे, जिसका रॉड लोगे उसी का आंसर लोगे। ये सेल गैल्वेनिक है, डैनियल नहीं है। बोलो आया कि गया? अरे जो पूछे थे उनको आया डाउट क्लियर हुआ? हाँ, ये मतलब हुआ। यानी स्पेसिफिक क्या है, कॉपर और जिंक का रॉड जब अपने रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन में लोगे तो उस गैल्वेनिक सेल को हम डैनियल सेल भी कहेंगे। और गैल्वेनिक सेल का दूसरा नाम क्या है? वोल्टाइक सेल। तो 3 नाम याद रखो, गैल्वेनिक, वोल्टाइक, डैनियल, एक तरह से एक ही तरह का है, बस डैनियल सेल गैल्वेनिक सेल में ये डिफरेंस लिखा दिया है। अब सुनो अच्छे से, द ईएमएफ, प्लीज सुनो, ये टॉपिक को अच्छे समझना, पहले 2 पॉइंट लिखा देता हूं। द ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल, the EMF of galvanic cell having copper, दोबारा लिखना शुरू करो, यहां पर वर्ड दूसरा सेंटेंस है, copper and zinc rod in their respective solution is 1.1 volt। ये 1.1 कैसा है, मैं इसको प्रूव कर रहा हूं, घबराना मत। इफ concentration of each ion is unity, मैं बताता हूं, घबराना मत। मैं इसलिए इसको लिख दिया कि जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो वहां 1.1 लिखा रहता है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं ये कहां से आया। इसलिए द ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल, देखो कैसे, देखो सारे लोग सुनो, ये 2 पॉइंट लिख लिए, सारे लोग लिख लिए? अरे कुछ तो बोलो यार, कुछ तो बोलो, लिख लिए? ये 2 पॉइंट लिख लिए? हाँ, एक्सटर्नल वेल्टेज का क्या इफेक्ट है उसके लिए 2 पॉइंट मैंने लिखाया है। अब गौर से सुनिए, लिखिएगा नहीं प्लीज, इसको नहीं लिखना है। तुम जानते हो Zn और कॉपर का जब लेते हो तो कॉपर का रिडक्शन होता है और जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, तो इसको क्या लिखोगे, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059/2 log Zn। लिखना मत Cu प्लस 2। तो क्या कहा गया, प्लीज सुनो, क्योंकि सब कुछ अच्छे से आए कि यहाँ पर 1.1 वोल्ट कैसे आया। तो वो कहा गया कि हर आयंस का कंसंट्रेशन 1 है, तो बताओ ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो ई सेल किसने के बराबर हो जाएगा, ई नॉट सेल। ये 0 हो गया क्योंकि 1 लिया गया है। बताओ, लिखा गया ना, कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयन इज 1। अरे बोलो ना यार। हाँ, अब देखो ई नॉट सेल को क्या लिखोगे, ई आर माइनस ई लेफ्ट, कॉपर की वैल्यू 0.34 और जिंक की वैल्यू 0.76। एक्चुअल ये होता है, मैं कहीं कहीं पर 0.79 भी लिख दिया हूं, उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो 0.34 0.76, देखो सॉल्व करो, 1.1 वोल्ट आएगा कि नहीं। देखो ई सेल, ई नॉट सेल भी यही है, बेसिकली ये ई सेल है, चूंकि ये पूरा सॉल्व करके, चूंकि ये 0 हो गया था। अब बताओ आया कि नहीं, ये 1.1 क्यों आया? अरे उस्मा परवीन को इतना गुस्सा, और वही सेकंड पॉइंट मैं समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये सेकंड पॉइंट ही समझाया जा रहा है, आप लेक्चर को कहाँ सुनती हैं भाई, एकदम पागल कर देंगी टीचर को। सेकंड पॉइंट ही मैं समझा रहा हूँ कि ईएमएफ 1.1 कैसे आया। टीचर समझा रहा, बीच में मैसेज करती हैं, अल्लाह रहम करे। सेकंड पॉइंट कहाँ डिफिनेशन है, पहला पॉइंट डिफिनेशन है। सेकंड पॉइंट ये है 1.1 वोल्ट। मैं हर पॉइंट में पूछता हूँ, डाउट है उस वक्त नहीं, टीचर कहाँ दिमाग रहता है इनका, अल्लाह ही मालूम। पहले बताइए सब लोग, पहला पॉइंट सबको क्लियर हुआ था कि गैल्वेनिक, उस गैल्वेनिक सेल को डैनियल सेल
कहेंगे सिंपल पॉइंट है वो नहीं आता इन लोगों को। क्लास में कहाँ रहते हैं? उस गैल्वेनिक सेल को डैनियल सेल कहते हैं जब कॉपर रॉड और जिंक रॉड को रेस्पेक्टिव सॉल्यूशन में डाला जाए। आप कोई भी मेटल रॉड ले वो सब गैल्वेनिक सेल कहलाएगा अपने रेस्पेक्टिव सॉल्यूशन में, लेकिन कॉपर और जिंक कपल को हम उस गैल्वेनिक सेल को डैनियल सेल कहेंगे। बस सिंपल पॉइंट है। सेकंड पॉइंट मैंने ये लिखा, द ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल of copper and zinc rod in their respective solution is 1.1 volt। तो आ गया सबको 1.1। अब चलो अब सारे लोग ध्यान दें, अच्छे से ध्यान दें। अब हम टॉपिक ये पढ़ रहे हैं कि अफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज ऑन ईएमएफ। सारे लोग सुनो अच्छे से। केस फर्स्ट, 3 केस पढ़ेंगे, सारे लोग ध्यान दो। लिखना नहीं है, पहले देखो इधर। ये आपके पास जिंक रॉड है, ZnSO4 सॉल्यूशन है। प्लीज सुनना। कॉपर रॉड है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, सॉल्ट ब्रिज है। ये आपका, तो गौर से सुनो, यहां पर ईएमएफ कितना है बताओ? 1.1 वोल्ट। अभी कैलकुलेट किया ना? समझ में आया यहां तक? जल्दी बोलो, अरे बोलो बोलो। हाँ, अब देखो कि अगर हम क्या करें, प्लीज देखना अच्छे से। अब इसके अगेंस्ट हमने ई एक्सटर्नल, सारे लोग ध्यान दो, ई एक्सटर्नल लिखना नहीं, ये भी 1.1 वोल्ट डाला। समझ रहे हो? प्लीज अभी लिखना मत, सारे लोग समझो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। समझा? उधर उधर मत ताकना। अब देखो, बस एक दफा बनाने में थोड़ी सी परेशानी होगी, बाकी सब सीख जाए। चलो अब देखो सारे लोग सुनो अच्छे से। ये अब इसको देखो, पहले ये बैटरी थी, ई सेल है, ईएमएफ 1.1 है। आप इसके अगेंस्ट में एक्सटर्नल 1.1, बताओ क्या होगा? करंट 0 होगा कि करंट फ्लो करेगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, वेरी गुड। पहला पॉइंट यही पूछ देगा कि, हाँ यही पूछ देगा, इफ ई एक्सटर्नल, हाँ वेरी गुड, इज इक्वल टू ईएमएफ, तो व्हाट हैपन? 4 ऑप्शन दे देगा। प्लीज सुनो, पहला पहला नो करंट इज फ्लोइंग। जब करंट ही फ्लो नहीं होगा तो रिएक्शन भी नहीं होगा। ये तो जानबूझ के बनाया गया। नो रिएक्शन, नो केमिकल रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। अब मैं यहां पर डाउट, अब 3 केस लेंगे, या तो इसको ज्यादा कर दो, या इसको कम कर दो, या बराबर दो, यही 3 हो सकता है। 1.1 से सेम, 1.1 से ज्यादा, या 1.3 केस। समझ रहे हैं? तो बताओ बताओ, यहां तक समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलो, पहले बोलो, यहां तक समझ में आया कि अगर जो ईएमएफ है उसके अगेंस्ट में भी एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्ट तुम डाल दिए तो आपसे पूछेगा व्हाट हैपन। इंग्लिश समझ में आ रही है भाई? पूछ देगा व्हाट हैपन। तो नो फ्लो ऑफ करंट, नो केमिकल रिएक्शन।
नो फ्लो ऑफ करंट, नो केमिकल रिएक्शन। ओके, पहले आप बताइए, जिसको पूछना है अभी पूछ ले। अब हम सेकंड केस पढ़ाएंगे तो 2-3 स्टूडेंट की इतनी बुरी आदत है, सर पहला वाला, पहली वाली डिफिनेशन, सेकंड वाली डिफिनेशन, अभी जितना पूछना है पूछ ले, आदमी मिटा देता फिर कहती है दोबारा। इससे मुझे अफसोस होता है, बहुत अफसोस। अभी जितना पूछना है पूछ लें। क्लियर है? आगे बढ़े, सच सच गवाही दीजिए, सारे लोग गवाही दीजिए। आया समझ में? अरे यार, उस्मान इंशा दोनों को आ रहा है कि नहीं? स्वालिहा शमीम, सादिया अंसारी, मुत्तहरा, हाँ देखिए खदीजा, डायग्राम कुछ नहीं है, ये तो आपने गैल्वेनिक सेल बनाया ही था। अब उसके अगेंस्ट में एक एक्स्ट्रा, जैसे आप ऐसे समझिए, घर में एक वायरिंग लगी हुई है, घर में एक वायर है जो करंट फ्लो कर रहा है, और मान लिया वहां 5 वोल्ट है, उसके अगेंस्ट में एक और 5 वोल्ट आप डाल दीजिएगा तो करंट होगा ही नहीं। वही चीज है। अब डायग्राम पर क्यों जा रही है? ये ईएमएफ है, इसके अगेंस्ट में एक्सटर्नल वोल्टेज आपने अप्लाई किया तो वही पूछेगा व्हाट हैपेंड। तो हमने एक्सटर्नल वोल्टेज भी 1.1 डाला और ये भी है, तो दोनों अपोज करेगा, करंट 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट केस देखो सारे लोग। हाँ, अब सुनिए, आप डायग्राम दोबारा बनाएंगे अभी, लेकिन सुने, अब ई एक्सटर्नल, सुनो सारे लोग, 1.1 वोल्ट है। अब सारे लोग टाइप करो, अब करंट फ्लो होगा कि नहीं, जल्दी बोलो। यस, फ्लो तो करेगा। अच्छा, लेकिन लेकिन अब सुनो सारे लोग, प्लीज सारे लोग सुने, खासकर खासकर उस्मा नाम की स्टूडेंट और खदीजा, ये दोनों सुने। देखिए सारे लोग, लेकिन करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन पूछेगा। तो एक बात बताओ, एक्सटर्नल तो कम है, ये ज्यादा है, तो करंट को कौन डिसाइड करेगा? एक्चुअल ईएमएफ। एक्सटर्नल वोल्टेज यहाँ करंट को डिसाइड नहीं करेगा। तो बताओ, पहला, इलेक्ट्रॉन कहां से फ्लो करेगा? बोलो सारे लोग, विल फ्लो फ्रॉम, बताओ बताओ, ये एनोड है, याद है, ये एनोड है, ये कैथोड है, क्या बोलोगे? फ्रॉम सिंक। और सुनो, अब लिख करके, एनोड टू कॉपर रॉड, ऑब्लिक करके कैथोड। ऑब्जेक्टिव का कोई ठीक नहीं है, वो जिंक और कॉपर ना लिख के लिख देगा एनोड टू कैथोड, कैथोड टू, ये सब लिख देगा। तो इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड। पहला पॉइंट सबको समझ में आया? ये डिसाइड नहीं करेगा करंट, ये डिसाइड करेगा, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा है। दूसरा, करंट इज फॉलोइंग, लिखना शुरू करो, करंट इज फॉलोइंग फ्रॉम कॉपर, उल्टा हो जाएगा। हो सकता है एक स्टूडेंट को दिक्कत हो, करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है, एक के नाम के स्टूडेंट को हो सकता है दिक्कत हो। कॉपर रॉड मतलब कैथोड टू जिंक रॉड एनोड, समझा? लिख लिए, लिख लिए, बोलो सारे लोग। तीसरा पॉइंट, जिंक डिसॉल्व एट एनोड, यानी यहां ऑक्सीडेशन, जिंक डिसॉल्व एट एनोड एंड कॉपर इज डिपॉजिटेड, कॉपर इज डिपॉजिटेड, रिडक्शन में डिपॉजिटेड वर्ड आता है, डिपॉजिटेड एट कैथोड। चलो, केस सेकंड सबको समझ में आ गया? सच सच बोलना अच्छे से।
क्लियर है यहां तक? चलिए अब देखिए सारे लोग ध्यान दीजिए, केस थर्ड लिखिए, केस थर्ड, केस थर्ड को समझिए अच्छे से प्लीज। मान लिया, अभी लिखना मत प्लीज, 2 मिनट सुनोगे। अब बताओ, लिखना नहीं है अभी, ना तो गलत हो जाएगा, सुनो अच्छे से। अब करंट को कौन डिसाइड करेगा, एक्सटर्नल वोल्टेज के ईएमएफ? टाइप करो, करंट अब किसके लिहाज से फ्लो करेगा? हाँ वेरी गुड वेरी गुड। और तुम देखो प्री, हाँ तो ये बोर्ड लेवल पर भी देगा, एनसीईआरटी के पहले ही सेकंड पेज पर है इस तरह का। दिस इज वेरी वेरी मिसलेनियस। स्टूडेंट सिर्फ ईएमएफ वगैरह को पढ़ लेते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते। दिस इज इंपॉर्टेंट, डिटेल में पढ़िए। वेरी गुड वेरी गुड। तो एक बात बताओ, एक मिनट सुनो, जैसे ये डिसाइड करेगा, जैसे ही ये डिसाइड करेगा, तो बताओ सारे लोग, एक तो यहाँ पर, तो अब ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। गौर से सुनो, ये हो जाएगा एनोड कॉपर, और ये हो जाएगा कैथोड। समझ में बात आई? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अब ये होगी, ये डिसाइड करेगा। देखो नेगेटिव पॉजिटिव। तो अब बताओ सारे सारे लोग, पहली बात डायग्राम चेंज कर लेना। इलेक्ट्रॉन, प्लीज सुनो, इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम, अच्छा एक खास बात याद रखने का आसान तरीका, चाहे एक्सटर्नल लेस देन 1 हो, 1.1 हो या ग्रेटर देन हो, इलेक्ट्रॉन हमेशा याद कर लो एनोड टू कैथोड। देखो इसमें भी एनोड टू कैथोड और दूसरे वाले में भी एनोड टू कैथोड, बस रॉड चेंज हो गया। आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि लेस देन 1 हो या ग्रेटर देन 1 हो, व्हाट हैपन एनो इन बोथ एनोड टू कैथोड। तो याद रखो इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड टू कैथोड, ये तो आपको याद ही है, बस रॉड चेंज होगा। इसीलिए मैंने आपको रॉड और एनोड कैथोड दोनों के साथ साथ लिखा है, फ्रॉम एनोड, देख लो उसमें बस फर्क है, यहाँ कॉपर हो। याद रखना, एग्जामिनर एकदम कंफ्यूज कर सकता है आपको। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 से ज्यादा हो या 1.1 से कम हो, बताओ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करेगा? ऑलवेज एनोड टू कैथोड। फर्क क्या होगा? रॉड चेंज हो जाएगा। लेस देन 1.1 में यहां जिंक रॉड था, ओके, अरे ओके, अरे बोलना ओके, हाँ ओके ओके बोलो, टू कैथोड। तो कभी कंफ्यूज मत होगे, हमेशा एनोड टू कैथोड, रॉड सिर्फ चेंज होगा, जिंक रॉड। नंबर 2, करंट सारा लिख लो, करंट इज फॉलोइंग ऑलवेज फ्रॉम कैथोड, ये चेंज हो जाएगा, जिंक कैथोड टू एनोड यानी कॉपर। तीसरा क्या चेंज होगा कि भाई कॉपर डिसॉल्व, वहां कॉपर डिपॉजिटेड था। तीसरा पॉइंट, कॉपर रॉड dissolve at anode and zinc is deposited at cathode। अरे उस्मान भाई समझ में आया? उस्मान भाई रायबर, बताओ बताओ समझ में आया कि नहीं यहां तक? उस्मान समझ में आ रहा? उस्मान बाबू, बाबू उस्मान,
तो आप बताओ, सच सच बताओ। हाँ, तो नहीं लिख पाया था पहला पॉइंट, तो मैं क्या करूं? मैं नाच करूं, डांस करूं तुम्हारे लिए? तुम जानो। पगला बिहारी, नहीं लिख पाया तो मैं क्या करूं? डांस करूं? पहला पॉइंट कहाँ है? मिटा दिया मैंने। पगला दीवाना कहीं का, गुंडा, सब कुछ है तू। पहला नहीं लिख पाया, पहला। चलिए सारे लोग सुने। पहली बात फिर से दोबारा सुनो, एक्सटर्नल वोल्टेज का ईएमएफ पर क्या इफेक्ट है? अरे तौहीद, तुम क्या लिख रहे हो यार? हाँ तौहीद, क्यों कुछ पूछ रहे हो क्या? तौहीद, तुम क्या लिखे हो? क्वेश्चन पूछ रहे हो? पहला, उस बिहारी का तो मुझे। चलिए, तो ये टॉपिक सबको समझ में आया, अफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज ऑन ईएमएफ। चलिए, अब मैं एक न्यूमेरिकल देता हूं कि आप कितना पढ़ के आए हैं। उसके बाद हम आपको क्या कहते हैं उसको देखेंगे, कितना सेल्फ स्टडी किया। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, नया कंसेप्ट सिखाएंगे और आप प्लीज बना के दिखाएंगे और गलती नहीं करेंगे, वरना जान ले बददुआ दूंगा मैं। अब मैं ऑप्शन दूंगा और आप ऑप्शन पर टिक मारेंगे। चलिए, एक क्वेश्चंस करके दिखाइए सारे लोग। कल 8:45 में क्लास होगी, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ के आएंगे। शुरू का 20 से 25 मिनट रिवीजन क्वेश्चन के जरिए होगा। लिखो सारे लोग, Zn सॉलिड प्लस 2H प्लस एक्वस, Zn प्लस 2 एक्वस H2 गैस। ये आपके पास रिएक्शन है। कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल, यानी वही ईएमएफ यहाँ पर निकालना न्यूमेरिकली। हाँ, थ्योरेटिकली दोनों की मीनिंग अलग अलग है, न्यूमेरिकली वही देखना है। व्हेन concentration of H plus 1.0 m and Zn plus 2 की concentration 0.01 m and partial pressure of S2 0.1 atm। ये आपको बताना है। मैं जानबूझ के ऑप्शन नहीं दिया हूं, आप बना के दिखाएं सारे लोग। सेल्फ पोटेंशियल का मतलब वही है कि आपको ई सेल निकालना है, ईएमएफ निकालना है। चलिए निकालिए।
अच्छा ये डाटा लिख लेना, EH प्लस S2 0.0 वोल्ट, ये तो मैं 10 दफा लिख चुका हूँ। Zn प्लस 2 Zn माइनस 0.76 वोल्ट, ये लिख लो सारे लोग। स्वालिहा समीम क्यों बात कर रही हैं आपस में? तो खास बात यह है, इसमें इक्वेशन तो लिखा हुआ आपको, log Zn प्लस 2 की कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ S2 एंड H प्लस का होल स्क्वायर। अब देखो E नॉट स्केल हम लोग निकाल लेंगे, ER माइनस E लेफ्ट, तो 0 माइनस 0.76। सच सच बताओ, E नॉट सेल सबका यही आया था? E नॉट सेल सबका सही है? जिन्होंने नहीं लिखा लिख लें। हाँ ठीक है, अमानत अमानत देख लेते हैं। ये जिन्होंने नहीं लिखा है लिख लें। चलिए अब आइए, तो आपके पास 0.76 माइनस 0.59/2 लॉग Zn प्लस 2 की कंसंट्रेशन कितनी है? 10 टू द पावर -3। पार्शियल प्रेशर कितना है? देखो 0.1। यहाँ पर 1 नहीं लेना, जब ये क्वेश्चन में दिया रहेगा तो वही वैल्यू लेनी है। H प्लस का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 1, तो 0.76 0.059/2 log 10 to the power -4, तो 0.76 माइनस माइनस प्लस 2 into 4। बताओ सारे लोग इसी तरह किए हो? जल्दी बोलो। तो जब तुम्हारा आंसर आएगा यहाँ पर 2 से कैंसिल, हाँ तो ये मैंने, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 into 0.059 और प्लस आपको हो जाएगा 0.76, तो आपके पास 0.878 वोल्ट। बताइए, सबको समझ में आ गया? अच्छे से बताइए, सबको समझ में आ गया? चलिए अच्छी बात है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पर आओ। अब तुम्हें मैं जो चीज बताने जा रहा हूं और से सुनो, और से सुनना अच्छे से। अब जो तुम्हारा 2 दिन तक टॉपिक चलेगा, सुनो इधर प्लीज, 2 लेक्चर, बस अब घर पर तुम E नॉट सेल और E सेल बस ये सीख गए। अब तुम्हें आगे कोई परेशानी नहीं होगी, चाहे मैं न्यूमेरिकल कराऊं ना कराऊं, ये आ गया बाकी सब आ जाएगा। प्लीज इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। E नॉट सेल ER माइनस E लेफ्ट, और ये आपके पास नॉस्ट इक्वेशन की मदद से।
अभी आयनिक इक्विलिब्रियम को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, अभी तो मैं सिर्फ बेसिक पढ़ा के, क्योंकि कंपटीशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो मिक्सअप होते हैं, एक में एक से ज्यादा कंसेप्ट लगता है। तो पहले आज अब जो तुम्हारा बस यही टारगेट होना चाहिए, ई नॉट से और ई से। अब देखो सारे लोग और से सुनो, नेक्स्ट टॉपिक डालो सारे लोग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गिव्स फ्री एनर्जी, जो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े थे, एंड गैल्वेनिक सेल, ये टॉपिक डालिए सारे लोग। अब कोई तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, ये टॉपिक का फार्मूला अलग रहेगा, लेकिन न्यूमेरिकल वही है जो अब तक सीख चुके हैं, बस फार्मूला सीखना है आपको। प्लीज सारे लोग सुनिए, कोई अभी मैसेज ना करे, मैं पूरा डिफिनेशन लिखवाऊंगा। गिव्स फ्री एनर्जी, थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा कि वो पोर्शन ऑफ एनर्जी, मैंने आपको मिसाल दिया था इसका इसी तरह कि अगर आपने जिंदगी में 5 करोड़ रुपया आपने कमाया, याद कीजिए मैंने आपको समझाया था, आपने 1 करोड़ दान दिया लोगों की मदद के लिए, तो कितना बचा? 4 करोड़ आप अपने लिए लिखा। तो टोटल पोर्शन 5 करोड़ में कितना पोर्शन से यूजफुल वर्क हुआ? यूजफुल वर्क का मतलब जो सोसाइटी को फायदा करे, वो है 1 करोड़। इसी को गिव्स फ्री एनर्जी कहते हैं। गिव्स फ्री एनर्जी का मतलब दैट पोर्शन ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन द सिस्टम which has tendency to do useful work, यानी मैक्सिमम वर्क। तो गिव्स फ्री एनर्जी का सर गैल्वेनिक सेल से क्या रिलेशन है वो हम समझाएंगे आपको। चलिए टॉपिक डालिए, लिखना शुरू कीजिए। गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी is that portion of energy which has tendency to do useful work, यानी मैक्सिमम वर्क। मतलब इन गैल्वेनिक सेल डेल्टा जी से डिनोट करते हैं, किस तरह? डेल्टा जी इन गैल्वेनिक सेल गिव्स फ्री एनर्जी is related to maximum work done by the cell। अब वर्क कैसे डन किया याद करो, मैंने सिखाया था कि साइंटिस्ट ने क्या किया था, जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट में डाला था, याद है वो एक्सपेरिमेंट? शुरू में ब्लू था, बाद में ब्लैक हो गया। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, ये जो केमिकल एनर्जी है उसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर दिया, 2 कंपार्टमेंट बनाकर। तो यहां पर यूजफुल वर्क क्या है? केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसीलिए लिखा गया डेल्टा जी इज रिलेटेड टू मैक्सिमम वर्क डन बाय द सेल। मतलब यहां डेल्टा जी जो है वो -W मैक्सिमम। अब कोई कहेगा माइनस क्यों लिखा? तुम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हो, वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव, याद है सबको? थर्मोडायनेमिक्स, वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव बाय साइन कन्वेंशन। ओके, अब हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। देखो यकीन जानो, यहां तक थ्योरी समझ में आई कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी एंड गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल में जो केमिकल एनर्जी रिलीज हुई उसको यूजफुल वर्क में कैसे कन्वर्ट किया गया, उसी को डेल्टा जी कहते हैं। हाँ प्लीज जल्दी देखिए।
लिख लिया आप लोगों ने? बताइए। अब हम W मैक्सिमम का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। लिख लिया आप लोगों ने? अरे जोहैब तुम बोलो, लिख लिए? सारे लोग ध्यान दें। यहां देखिए प्लीज। आपको मालूम है कि यहां जो W मैक्सिमम है वो W इलेक्ट्रिकल वर्क है। क्यों? यहां चार्ज ट्रांसफर होता है नोट टू कैथोड, और आप फिजिक्स में पढ़ा है वर्क का फॉर्मूला चार्ज इनटू पोटेंशियल Q इनटू V है। यहां देखो जो है, यहां देखो, वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, फिजिक्स में पढ़े अभी। तो वर्क यहां पोटेंशियल क्या है? तो ई सेल है। फ्रॉम एनोड टू कैथोड चार्ज को ट्रांसफर करने में जो वर्क डन हुआ, तो V को यहां क्या लिखेंगे? ई सेल। सच बताओ, यहां तक आया? ये 2 पॉइंट जल्दी बोलो, यस या नो, वरना कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं वो कहेंगे सर ना पीछे वाला जो था वो बता दीजिए, पीछे वाला। यहां देखें सारे लोग, आया? अरे नगमा आपको आ रहा है? नगमा नगमा आ रहा है भाई? हाँ, पहले वाला, पहले वाला। अब सुनिए, गौर से सुनिए, गौर से। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? ये याद रखें, गौर से सुने। 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। प्लीज कुछ भी नहीं लिखना, वरना समझ में नहीं आएगा। फिर कहना वंस अपॉन टाइम, एक बार और। यहां देखो, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6। अब देखो, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो इसको अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही लगभग ऐसे, लगभग 964 लगभग आता है, लेकिन लगभग हम यही लेते हैं। इसी को याद करो, ये लाठी वाला एक लड़का है, इसी को हम कहते हैं फैराडेस कांस्टेंट। इसी को कहते हैं 1 कैपिटल F। प्लीज सुनो अच्छे से, मतलब ये कहने का है, प्लीज ध्यान दो, ये एनोड है और ये कैथोड है। तो जब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो चार्ज कितना होगा? 1F। हमें जनरल फॉर्मूला ड्राइव करना है। फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए Q इज इक्वल टू 1F। तो खुद सोचो, फॉर n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए Q इज इक्वल टू NF होगा कि नहीं? सच सच बोलो, बोलो बोलो, यहां से यहां तक आया कि नहीं? बोलो बोलो, आया आया कि क्या गया? आया आया कि क्या गया? बोलो भाई, सारे लोग, आया आया कि क्या गया? याद रखना, 96500 कूलम को फैराडेस कांस्टेंट कहते हैं। कोई क्या फैराडेस कांस्टेंट क्या है? तो चार्ज ऑन 1 मोल। तो देखो, एनोड टू कैथोड जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इतने चार्ज की जरूरत होगी। यहां देखें, इसको लिख लिए? यहां तक लिख लिए? बताओ जल्दी जल्दी बताओ, लिख लिए? बिस्किट खाने दो, बिस्किट। नगमा जल्दी लिखिए सारे लोग।
कल भी 8:45 में आना है, एकदम टाइमली मैं क्लास शुरू करूंगा। हाँ, ये पूछ रहे हैं कल भी बिहारन हर सैटरडे संडे ऐसी क्लास होती है क्या? पागल, ठीक कहा, लिखा पागल है ना, सही लिखा पाएगा, पागल ही है वो। आगरा भेजिए, आगरा ताजमहल। अटक गया क्या? नहीं 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 अटका, बिहारी हो तुम। अरे तुम्हारा दिमाग अटक गया। चल गई चल गई चल गई, बहुत मुअन्नस बोलते हो तुम लोग। चल गई, चल गया, चल गई, मुअन्नस पर बहुत ध्यान देते हो तुम लोग, मुअन्नस पर कम ध्यान करो। चल गई, आ गई। हाँ, मुझे चलो यहां देखो, तो W मैक्सिमम इज इक्वल टू, यहां देखो 2 मिनट, ई से लाया था, तो W मैक्सिमम, अब देखो Q इज इक्वल टू NF ई से ला गया। मैं डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन यहाँ पर एक Z नाम का कोई स्टूडेंट है, उसको डेरिवेशन चाहिए, तो इसलिए डिराइव कर दिया मैंने। अब देखो सारे लोग, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस W मैक्सिमम लिखा था, तो देखो डेल्टा जी का फॉर्मूला NF ई से लाया। बताओ, अब प्लीज 1 मिनट का वक्त दो, सुनो। अब बताओ गिव्स फ्री एनर्जी, अब आपको आ गया, क्योंकि आप ई सेल पढ़ चुके हैं। मैं वही बारहा बोल रहा हूं, प्लीज एंड प्लीज, ये फॉर्मूला बस याद रखना है। न्यूमेरिकल मैं कराऊं ना कराऊं, आपको डेल्टा जी आना चाहिए, क्योंकि ई सेल निकालना सीख चुके हैं आप। बताइए सही कह रहा हूं कि नहीं? इसलिए घर पर ई नॉट सेल और ई सेल काफी मजबूत होना चाहिए। ये दोनों सही जान लो, अगर अच्छे से आ गया तो ये सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डेल्टा जी अपने आप निकल जाएगा। अरे कुछ तो बोलो। बस, अब जितने टॉपिक आएंगे सब में ई सेल या ई नॉट सेल का इन्वॉल्वमेंट होगा। इसलिए जो टीचर कहे बात मानिए, ई नॉट सेल अब टीचर पढ़ा रहा है और आपको उसमें कंफ्यूजन है, जब ये नहीं आएगा तो बाकी चीज नहीं आएगी। इसलिए इस दोनों पर फुल्ली कमांड कीजिए, खासकर ई नॉट सेल। मेरे ख्याल से ई नॉट सेल आएगा तभी ई सेल निकालने आएगा, क्योंकि इसके फॉर्मूले में ये शामिल है। तो ई नॉट सेल में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए लिख लिया आपने? ओके, रिमार्क्स लिखिए, रिमार्क्स। बस एक पॉइंट लिखने के बाद मैं छुट्टी दे दूंगा, जल्दी लिखो, रिमार्क्स लिखिए। अब इस इक्वेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? तो जब भी न्यूमेरिकल में कहे डेल्टा जी निकालो ई सेल की मदद से, तो ये फॉर्मूला एन वही है, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो 2 लिखेंगे, 3 होगा तो 3 लिखेंगे। एन का वही मतलब है जो नर्स्ट इक्वेशन में एन का मतलब था। रिमार्क्स लिख लिए, बोलो। पहला पॉइंट, इन स्टैंडर्ड स्टेट, और से सुनो प्लीज, इन स्टैंडर्ड स्टेट, तो याद करो दूसरा फॉर्मूला, स्टैंडर्ड की फ्री एनर्जी जब कहेगा तो फॉर्मूला हो जाएगा ई नॉट सेल। अल्लाह अकबर। पर सुनो, डेल्टा जी कहेगा तो एनएफ ई सेल, और ये कैसे निकालेंगे? नर्स्ट इक्वेशन। और कोई का स्टैंडर्ड की फ्री एनर्जी निकालो तो माइनस एनएफ ई नॉट सेल, और ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं? ई आर माइनस ई लेफ्ट। बोलो बोलो, आया आया कि गया गया, जल्दी बोलो, समझ में आया? इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं,
इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ई नॉट सेल नहीं आएगा तो डेल्टा जी नहीं आएगा। दोनों को पढ़ लो घर पर, बस फॉर्मूला याद कर लो बस। बोलो बोलो, आया कि नहीं आया? चलो, मेरी तकरीर खत्म हुई। वाखरुद्दावा, अरे एक मिनट रुकना, एक मिनट, नो नो नो, भागना मत, भागना मत। ये राहुल भाटिया कौन है भाई? राहुल भाटिया कैसे आ गए इस बैच में? राहुल भाटिया कौन है? क्रैश कोर्स वाले राहुल भाटिया हैं क्या? पहली रजत भाटिया कि राहुल भाटिया, क्या लिखा हुआ है? ओ माय गॉड, राहुल भाटिया है ना? तो आप क्रैश कोर्स वाले हैं? क्रैश कोर्स वाले तो नहीं है कि? हाँ जी, तो फिर इस बैच में कैसे आ गया? ये 12th का है। गलती से आ गए, कोई बात नहीं है। कल 2 बजे, मंडे को 2 बजे क्लास है। थर्मोडायनेमिक्स हो रहा है 11th का। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स शुरू हुआ है उसमें, थर्मोडायनेमिक्स। चलिए, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टाटा टाटा, बाय बाय, थैंक यू। कल 8:45 में क्लास है। टाइमली आएंगे, टाइमली।